गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम यूनिट थर्ड, पेपर थर्ड की ये यूनिट थर्ड है जो मधुमक्खी पालन, उसको आज हम स्टार्ट करेंगे। देखिए हमारी जो थर्ड यूनिट है इसमें सबसे स्टार्टिंग में, अगर स्टार्टिंग की बात करूं तो सबसे पहले एक प्रश्न आता है कि एपीकल्चर क्या होता है। ये कई बार एक नंबर का प्रश्न और कंपटीशन एग्जाम में भी ये एक नंबर का प्रश्न आ रखा है कि एपीकल्चर क्या होता है। देखिए जो जिन मधुमक्खियों का हम कृत्रिम पालन करते हैं, जिन मधुमक्खियों का हम कृत्रिम पालन करते हैं उस प्रक्रिया को हम एपीकल्चर कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, मधुमक्खी के कृत्रिम पालन को अर्थात कृत्रिम तरीके से, देखिए दो तरीके होते हैं, एक होता है प्राकृतिक, एक होता है कृत्रिम। अब देखिए प्राकृतिक तरीका कौन सा होता है? प्राकृतिक वो तरीका होता है जिसमें मधुमक्खियां किसी ऊंचे पेड़ पर, कोई पानी की टंकी पर, कोई जंगल में वहां जाके अपना प्राकृतिक आवास में क्या करती है, छत्ते का निर्माण करती है। जबकि कृत्रिम क्या होता है, जो लोग व्यवसाय करते हैं आजकल वो लकड़ी के ऐसे बॉक्स का, विभिन्न प्रकार के बॉक्स का निर्माण करते हैं जिसे आवश्यकता अनुसार बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है और उससे क्या हो, मुनाफा कमाया जा सकता है। तो मधुमक्खी के कृत्रिम पालन को ही एपीकल्चर कहते हैं, एपीकल्चर कहते हैं। अब ये तो था हमारा एक नंबर का बेसिक प्रश्न है जो लगभग हर साल एक ना एक साल छोड़ के आता रहता है। और इसके बाद मैं आपको साथ में प्रश्नों के बारे में भी जानकारी देता हूं, क्योंकि ये यूनिट हमारी इस प्रकार की है कि इसमें पूरा मधुमक्खी पालन है। अब देखिए पूरे मधुमक्खी पालन पे कभी प्रश्न नहीं आएगा, प्रश्न आएगा कि कौन कौन से टॉपिक है जिनसे प्रश्न बन रहे हैं, और मैं आपको इन यूनिटों में पहले प्रश्न बताऊंगा और उसके बाद उस टॉपिक को पढ़ाऊंगा। अब जो सेकंड जो प्रश्न है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, वह प्रश्न 2020 के एग्जाम में आ चुका है कि मधुमक्खी की प्रजातियों को संक्षिप्त में समझाइए, अर्थात 3.5 नंबर का प्रश्न आ चुका है, मधुमक्खी की प्रजातियां। तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग शुरू होती है एपीकल्चर। आपको समझ में आ गया, मधुमक्खी की कृत्रिम पालन को एपीकल्चर कहते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है सबसे पहले वो था, लास्ट इसी साल आया है प्रश्न 2020 में थर्ड ईयर के, कि मधुमक्खी की प्रजातियों के बारे में, मधुमक्खी की प्रजातियां। देखिए ये 3.5 का प्रश्न आया था और वर्ड्स लिमिट थी लगभग 250 से 300 वर्ड्स लिमिट आई थी। देखिए वैसे तो मधुमक्खी की कई अलग अलग प्रजातियां होती है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक जगह पर अलग अलग मधुमक्खी की प्रजातियां पाई जाती है। लेकिन अगर भारत की बात करूं तो भारत में मुख्य रूप से चार मधुमक्खी की प्रजातियां पाई जाती है। 4 मधुमक्खी की प्रजातियां पाई जाती है। और अगर मैं इसमें सबसे पहला नाम रहूं तो है एपिस डॉर्सेटा। एपिस डॉर्सेटा, देखिए अगर एपिस डॉर्सेटा की अगर मैं सिंपल से शब्दों में कहूं तो यह मधुमक्खी सब भारत की सबसे बड़ी मधुमक्खी होती है। अर्थात मधुमक्खियों में आकार की बात करूं तो इस मधुमक्खी का आकार सब भारत में पाई जाने वाली जो 3 प्रजातियां हैं उनकी तुलना में सबसे बड़ा होता है। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, यह सबसे बड़ी, पर ये ध्यान रखना, ये जो बड़ी बता रहा हूं आकार में, ये सिर्फ भारत की तुलना में बता रहा हूं, विश्व की तुलना में नहीं है। तो यह सबसे बड़ी, कोष्टक में लिख देना आकार के अनुसार यह सबसे बड़ी भारतीय मधुमक्खी है। अब देखिए ये एक तो सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, यह सबसे बड़ी भारतीय मधुमक्खी है। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि इसका जो छत्ता होता है वह सामान्यतः 0.9 से 1.5 मीटर तक इसका छत्ता होता है।
इसका छत्ता होता है 0.9 इंटू डेड मीटर, इसका क्या है, छत्ता होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, यह सामान्यतः पेड़ों पर या गुफाओं में या पहाड़ों में, पेड़ों पर, गुफाओं में या पहाड़ों पर अपने छत्ते का निर्माण करती है। इनका छत्ता बहुत बड़ा होता है, क्योंकि इनका जब आकार बड़ा है, अब जान जाते हैं आकार बड़ा तो उसमें रहने के लिए उनका उसकी उतनी साइज होनी जरूरी है, इसीलिए इनका छत्ता भी क्या होता है, आकार में बड़ा होता है। तो यह सामान्यतः गुफाओं, पर्वत एवं पेड़ों पर ऊंचे छत्ते बनाकर रहती है। अब इस मधुमक्खी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि यह गर्मियों में पर्वतीय क्षेत्रों में चली जाती है, अर्थात जैसे गर्मी तेज पड़ती है, यह गर्मियों के मौसम में, अगर मैं बात करूं गर्मियों के मौसम की, तो मई जून जुलाई के अंदर ये ऊंचे पहाड़ों पर चली जाती है, और जब अक्टूबर नवंबर दिसंबर सर्दियों का जो मौसम आता है उसमें ये वापस मैदानी भागों में आ जाती है। तो यह गर्मियों में मीन्स कौन से महीने, जून जुलाई अगस्त भी कह सकते हैं, गर्मियों में पर्वतीय क्षेत्रों में एवं सर्दियों में यह पुनः मैदानी भागों में लौट आती है। ये एक इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि पहली जो मधुमक्खी की प्रजातियां हैं उसमें क्या क्या विशेषता है, वापस रिवाइज कर रहा हूं कि ये सबसे बड़ी आकार के अनुसार भारतीय मधुमक्खी है। इसका जो छत्ता होता है 0.9 इंटू डेढ़ मीटर तक इसका छत्ता होता है। यह सामान्यतः गुफाओं, पर्वतों, पेड़ों पर छत्ते बनाती है। अब इसकी विशेषता क्या होती है, यह गर्मियों में तो पर्वत क्षेत्र में चली जाती है और सर्दियों में मैदानी भागों में रहती है। तो अर्थात ये उन क्षेत्रों में ज्यादा पाई जाती हैं जहां मैदानी क्षेत्र और पर्वतीय जो क्षेत्र होते हैं वो क्या होते हैं, पास होते हैं। तो ये सबसे पहली हमारी मधुमक्खी पूरी होती है। अब हमारी जो सेकंड मधुमक्खी का टाइप है वह है एपिस फ्लोरिया। साथ में आप नोट डाउन करते रहिएगा। सेकंड हमारी जो मधुमक्खी है वह है एपिस फ्लोरिया। अब देखिए, अगर मैं सबसे बड़ी मधुमक्खी की बात कर रहा था तो मैं एपिस डॉर्सेटा बता रहा था, और अगर मैं छोटी मधुमक्खी की बात करूं तो एपिस फ्लोरिया, अर्थात भारत में पाई जाने वाली आकार में अगर सबसे छोटी मधुमक्खी कहें तो एपिस फ्लोरिया होती है। इसका मतलब क्या है कि इसका आकार बहुत छोटा होता है, इस मधुमक्खी का आकार बहुत छोटा होता है। अगर सबसे बड़ी बात कर रहे हैं तो क्या है, डॉर्सेटा, जबकि अगर सबसे छोटी की बात करें तो एपिस फ्लोरिया। कई बार ये प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे कि भारत में सबसे बड़ी जो मधुमक्खी उसका जूलॉजिकल नेम बताइए, या सबसे जो छोटे आकार की मधुमक्खी है उसका जूलॉजिकल नेम बताइए। तो यह सबसे छोटे आकार की भारतीय मधुमक्खी है। यह सबसे छोटे आकार की भारतीय मधुमक्खी है, भारतीय मधुमक्खी है। अब देखिए, आकार छोटा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जो श्रमिक होते हैं, जो अपन श्रमिक कहते हैं, जिनका कार्य मकरंद या पराग को फूलों से एकत्रित करना होता है, हम जानते हैं मधुमक्खी पालन के अंदर, तो इनके जो श्रमिक होते हैं वह आकार में बहुत छोटे होते हैं। तो इनके श्रमिक आकार में है बहुत छोटे होते हैं। ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसके श्रमिक है वो आकार में छोटे होते हैं। और इसका जो छत्ता होता है
वह सामान्य, तो चूंकि आकार छोटा है इसीलिए इनके छत्ते का जो व्यास होता है वह 15 से 25 सेंटीमीटर होता है। इनका आकार छोटा होने के कारण, इनका आकार छोटा होने के कारण इनके छत्ते का व्यास, इनके छत्ते का व्यास 15 से 25 सेंटीमीटर, 15 से 25 सेंटीमीटर होता है। लेकिन ये ध्यान रखिए, आकार से कोई फर्क नहीं, लेकिन अगर शहद कहें तो शहद की जो बात करें तो इनमें जो शहद, इनके छत्तों में जो शहद होता है वह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो इनके छत्तों में शहद की जो मात्रा होती है वह ज्यादा होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इनके छत्ते में, इनके छत्ते में शहद की मात्रा, इनके छत्ते में शहद की मात्रा ज्यादा होती है। तो अभी हमने दो टाइप पढ़ लिए हैं, पहला था एपिस डोर्सेटा, दूसरा था एपिस फ्लोरिया। अब तीसरा जो आता है वह आता है एपिस इंडिका। अब देखिए, मैं आपको इससे पहले एक छोटा सा रिवाइज करा देता हूं। अपन ने क्या कहा कि एपिस डोर्सेटा का आकार क्या होता है, सबसे बड़ा, ठीक है। फिर अपन ने एपिस फ्लोरिया की बात कही, तो एपिस फ्लोरिया का क्या कहा कि इसका आकार सबसे छोटा होता है। एपिस डोर्सेटा सबसे बड़ी, एपिस फ्लोरिया सबसे छोटी, और एपिस जो इंडिका होती है वो इन दोनों के बीच की होती है, इन दोनों के बीच की होती है। अर्थात इसका आकार, अगर इसको समझाने की बात करूं तो इसका आकार मध्यम होता है। अब मध्यम का कहने का मतलब क्या है कि इसका आकार एपिस डोर्सेटा से तो क्या होगा, हमेशा बड़ा या छोटा, छोटा होगा, जबकि एपिस फ्लोरिया से इसका आकार हमेशा बड़ा होता है। तो यह मध्यम आकार की मधुमक्खी है। दूसरा, इसका आकार एपिस डोर्सेटा से छोटा और एपिस जो फ्लोरिया है उससे क्या होगा, बड़ा, क्योंकि ये बीच की है, इसका मतलब इससे तो बड़ा होगा और इससे क्या होगा, छोटा होगा। इसीलिए मैंने आपको ये समझाने के लिए कहा, पहले मैंने बड़े और छोटे बता दिए, अब इसको आपको समझने में आसानी होगी। तो यह पहला पॉइंट क्या है, यह मध्यम आकार की, यह मध्यम आकार की मधुमक्खी है। पहला पॉइंट, मध्यम आकार की मधुमक्खी है। अब अपन वही बड़े छोटे बता रहे, इसका आकार, इसका आकार एपिस डोर्सेटा से छोटा, एपिस डोर्सेटा से छोटा एवं एपिस फ्लोरिया से, एपिस फ्लोरिया से, एपिस फ्लोरिया से बड़ा होता है। तो ये इसकी सबसे बड़ी, इसकी एक विशेषता होती है। और अगर दूसरी बात कहूं कि यह जो इसको, यह सामान्यतः जंगलों में या मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है, अर्थात ये जंगली या मैदानी क्षेत्रों में पाई जाती है और ये वर्ष भर उपलब्ध रहती है। तो सेकंड पॉइंट क्या है, यह जंगलों एवं मैदानी भागों में, मैदानी भागों में, मैदानी भागों में, मैदानी भागों में पाई जाती है। और देखिए, अब अगर आपसे एक सिंपल सा पर्सन कहे कि अगर सबसे ज्यादा कृत्रिम मधुमक्खी पालन, अगर कोई आपसे पूछे कि कृत्रिम मधुमक्खी पालन सबसे ज्यादा किसका होता है, तो ध्यान रखना हमेशा एपिस इंडिका का होता है। अब एपिस इंडिका का क्यों होता है, इसका मतलब मैं आपको एक सिंपल से बताता हूं कि कृत्रिम मधुमक्खी पालन हमेशा कहें जो अपन एपीकल्चर कर रहे हैं वो किसका होता है, एपिस इंडिका का। अब क्यों होता है सुनिए, हमेशा जो भी व्यापार करता है वो क्या चाहता है कि उसे 12 महीने तक, जो भी पूरा साल भर से शहद मिलता रहे।
अब इन मधुमक्खियों की डॉर्सेटा की क्या विशेषता होती है? गर्मियों में तो पहाड़ों पर चली जाएगी, सर्दियों में मैदान पोर्शन में आएगी। अब जो व्यापार कर रहे हैं वो पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में घूम तो सकते नहीं है। फ्लोरिया आकार में छोटी होती है। अब इसका आकार भी अच्छा है, शहद भी अच्छा मिल रहा है और इसका कृत्रिम पालन भी किया जाता है और इसी के पालन को एपीकल्चर कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि जितनी प्रजातियां हैं उनमें अगर कृत्रिम मधुमक्खी पालन या एपीकल्चर किस मधुमक्खी का किया जाता है, तो ध्यान रखना हमेशा एपिस इंडिका का। तो लिख लीजिए इस मधुमक्खी का कृत्रिम पालन किया जाता है। तो ये तीसरा अपना टाइप पूरा हो गया। अब देखिए मैं रिवाइज कर रहा हूं, देखिए आप लोग एक चीज नोट कर लीजिएगा, इन छोटे एक ही पर्सन के अंदर कितने छोटे पर्सन अपने निकल रहे हैं कि बड़ा मधुमक्खी का जूलॉजी का नेम, छोटी मधुमक्खी का जूलॉजी नेम, कृत्रिम पालन किस मधुमक्खी उसका जूलॉजिकल नेम, ये आपके छोटे छोटे पर्सन निकल रहे हैं। और लास्ट टाइप है एपिस मेलिफेरा। इसीलिए आप लिखते साथ में नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि ये यूनिटें इसी प्रकार की है, इसीलिए मैं आपको इसको यूनिटों को नोट्स वाइज करवा रहा हूं। अब है एपिस मेलिफेरा। अब एपिस मेलिफेरा क्या है कि यह एक यूरोपियन मधुमक्खी है, अर्थात ये मधुमक्खी विशेष तौर से यूरोपियन पाई जाती है, लेकिन संकरण करा के इसे भारत में पाला जाता है ताकि क्या हो, कुछ जगह इससे शहद अच्छा प्राप्त किया जा सके। लेकिन अगर बात करूं तो यह एक यूरोपियन मधुमक्खी है, यह एक यूरोपियन मधुमक्खी है तथा इसे शहद प्राप्त करने के लिए कई जगह पाला जाता है। ये आपका पहला पर्सन पूर्ण होता है कि मधुमक्खी पालन की 4 प्रजातियां वापस रिवाइज कर रहा हूं, एपिस डॉर्सेटा, एपिस फ्लोरिया, एपिस इंडिका, एपिस मेलिफेरा। अब देखिए लास्ट ईयर अगर ये पर्सन आया मधुमक्खी की प्रजातियों के बारे में, तो इस साल आपको 1 नंबर में ये जरूर मिल सकता है कि मधुमक्खी की 4 प्रजातियों के जूलॉजिकल नेम लिखिए। तो आपको ये याद रखना है कि एपिस इंडिका, एपिस मेलिफेरिया, एपिस फ्लोरिया और एपिस डॉर्सेटा। तो ये आपका पहला पर्सन पूर्ण होता है। अब आपका दूसरा, अगर छोटा पर्सन में अगर आपसे पूछ ले कि मधुमक्खी पालन का क्लासिफिकेशन बताइए, तो मैं आपको बता देता हूं, मधुमक्खी जो होती है वो संघ ऑर्थोपेडा, वर्ग है इंसेक्टा, गण होता है हाइमेनोप्टेरा और वंश होता है एपिस। ये आपका क्लासिफिकेशन है। अब नेक्स्ट जो पर्सन कई बार पूछते हैं कि मधुमक्खियों के प्रभेद क्या है, ये मधुमक्खियों के प्रभेद, मधुमक्खी के प्रभेद। देखिए प्रभेद का मतलब है कि मधुमक्खी के, ये देखिए वर्ड्स के लिमिट होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न आता है कि मधुमक्खी के प्रभेद क्या होते हैं। देखिए जब हम प्रभेद की बात करते हैं तो हम कई बार ये सोच पड़ जाते हैं कि मधुमक्खी के प्रभेद क्या होते हैं। देखिए मधुमक्खी के प्रभेद का मतलब है कि मधुमक्खी में जो छत्ते में रहने वाले जो सदस्य हैं उनमें कौन कौन से भेद होते हैं, अर्थात कौन कौन से क्या क्या कार्य होते हैं। तो अगर अपन प्रभेद की बात करें तो मधुमक्खी में सबसे पहला प्रभेद होता है, वह होता है श्रमिक। आपने पढ़ा होगा ये क्या होती है, यह बांझ मादाएं होती है। इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य होता है कि फूलों से पराग मकरंद जो होता है उसको एकत्रित करके उसको कहां लाना है, उसको छत्तों में ले जाकर एकत्रित करना है, ये होती है श्रमिक। सेकंड जो प्रभेद होता है वह होता है नर। क्योंकि देखिए किसी भी छत्ते के विकास के लिए, अगर मैं छत्ते के विकास के लिए कहूं तो हम जानते हैं कि उनकी सदस्यों की संख्या बढ़नी चाहिए। अब सदस्यों की संख्या बढ़नी चाहिए तो हम जानते हैं कि सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट कारक होता है वो क्या होता है, वह होता है नर। क्योंकि नर और मादा जब मैथुन क्रिया करेंगे, तो जब मैथुन क्रिया करेंगे, निषेचन करेंगे, तो उससे क्या होगा, आगे बच्चे होंगे।
तीसरा होती है रानी, तीसरी होती है रानी। अब ध्यान रखना कि अगर एक छत्ते की बात करूं, तीनों की मैं कॉमन बात करूं, तो सबसे ज्यादा जो सदस्य होंगे वह सबसे श्रमिक होते हैं। सबसे ज्यादा सदस्य होते हैं श्रमिक होते हैं। लेकिन श्रमिक है कौन? श्रमिक ऐसी मादाएं हैं जो बांझ है, बच्चे पैदा नहीं कर सकती। सेकंड होते हैं नर। एक छत्ते में नर की जो संख्या होती है वो लगभग 5 से 11 होती है। 5 से 11 होती है, आवश्यकता अनुसार बढ़ाई और घटाई जा सकती है। लेकिन ध्यान रखना, हमेशा एक छत्ते में रानी या मादाएं कहती है वो एक ही होती है। अब रानी जो वर्ड है वो रियल में अगर इसका दूसरा वर्ड कहूं तो ये कह सकता हूं कि जनन सम मादा, अर्थात ये बांझ मादाएं, ये जनन सम अर्थात जनन करके बच्चे पैदा करने की क्षमता रखती है। अब आता है पहला, श्रमिक क्या होता है। देखिए श्रमिक क्या होते हैं, आपने बहुत जगह श्रमिक के बारे में पढ़ा होगा कि श्रमिक होते क्या है। देखिए श्रमिक का कार्य होता है कि फूलों से अपनी चूषण ग्रंथियां जो है उससे फूलों के पराग और मकरंद को एकत्रित करके छत्तों में इकट्ठा करना। अब सबसे बड़ी बात आती है कि जो हमारा एक सिंपल सा प्रश्न आता है कि हम जानते हैं कि जो जनन सम बांझ मादाएं हैं यह क्या होती है कि यह दो प्रकार की हो सकती है। एक तो अभी पैदा हुई हुई और एक होती है जिसको तजुर्बा होता है। तो इसमें दो श्रमिक होते हैं। पहला होता है क्षेत्र श्रमिक। पहला कौन सा होता है? क्षेत्र श्रमिक। और दूसरा होता है युवा श्रमिक। पहला कौन सा है? क्षेत्र श्रमिक। दूसरा कौन सा है? युवा श्रमिक। अब क्षेत्र श्रमिक की क्या विशेषताएं होती है कि क्षेत्र श्रमिक की मुख्य विशेषताएं होती है कि फूलों से पराग और मकरंद को इकट्ठा करके उसको छत्ते के कोष्ठ तक पहुंचाना। और युवा श्रमिक क्या करते हैं, इस जो क्षेत्र श्रमिक मकरंद या पराग लाए हैं उसको एक तो छत्तों के जो कोष्ठ है उसमें भरना, दूसरा नर और रानी को भोजन उपलब्ध करवाना। दो चीज सुन लीजिए वापस। क्षेत्र श्रमिक का क्या कार्य है कि फूलों से पराग और मकरंद को एकत्रित करके उसको छत्ते के कोष्ठ में रखना। युवा क्या करेंगे, जो सामान आया है, पराग आए हैं, उनको छत्ते में अलग अलग जगह पर रख देते हैं। पहला तो इनका कार्य हो गया। दूसरा नर और रानी की भोजन उपलब्ध कराना। अब आता है कि शहद बनता कैसे है, क्योंकि शहद एक बड़ी विचित्र प्रक्रिया होती है। वो बनता कैसे? अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो क्षेत्र श्रमिक होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे ही पराग या मकरंद को अंदर लेते हैं वो क्या करते हैं, उसको अपने शरीर के अंदर स्थित एक क्रॉप या एक कोष्ठ में, जो पराग और मकरंद है उसको क्रॉप या एक कोष्ठ में क्या करते हैं, एकत्रित कर लेते हैं। अब ये एकत्रित करने के बाद क्या करते हैं, उस पराग या जो मकरंद है उसका कुछ हिस्सा तो खुद ग्रहण करते हैं, क्योंकि खुद को भी भोजन की आवश्यकता होती है। अब शेष जो हिस्सा रह गया है जो पराग या मकरंद का है, उसमें यह अपनी लार को मिलाते हैं। यह लार में जो विशेष एंजाइम होते हैं वो सुक्रोज को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देते हैं। ये क्या करते हैं, उस पराग और मकरंद के अंदर अपनी लार को मिलाते हैं। अब लार को मिलाकर बार बार उसको मिलाते रहते हैं, जिससे क्या होता है, उसमें थोड़ा मीठापन आता है। अब जब ये उस छत्ते तक पहुंचते हैं तो ये क्या करते हैं, उस लार युक्त जो पराग और मकरंद है उसको क्या करते हैं, श्रमिक को दे देते हैं। अब युवा श्रमिक को दे देते हैं। युवा श्रमिक क्या करता है, उसको वापस मुंह में लेकर उसको 2-3 बार उगलता निगलता रहता है, जिससे क्या होता है, उसमें जल की अतिरिक्त मात्रा को हटा दिया जाता है। और इसके पश्चात एक गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ रहता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम सामान्य भाषा में शहद कहते हैं। अब इस शहद को युवा श्रमिक क्या करते हैं, जो छत्ते होते हैं उनके कोष्ठ होते हैं, उन कोष्ठ में भर देते हैं। और भरने के बाद इस पर एक मोम की परत बिछा देते हैं ताकि वो शहद बाहर ना निकले। ये क्षेत्र श्रमिक और युवा श्रमिक की विशेषताएं होती है। अब आता है नर। देखिए नर की क्या विशेषताएं होती है। नर का मुख्य काम होता है केवल रानी को जनन, जब भी वो तैयार हो उसके साथ जनन करना। इनकी एक ही काम होता है कि रानी के साथ मैथुन क्रिया करते हैं और उनको
जनन योग्य बनाते हैं। इनका और छत्ते में कोई कार्य नहीं होता और इनको भोजन उपलब्ध कराने का जो कार्य होता है वह युवा श्रमिक का होता है। रानी जो होती है वह सामान्यतः अंडे देने वाली मादा होती है। इसका कार्य होता है छत्ते की संख्या में वृद्धि करना और यह एक विशेष प्रकार का रॉयल जेली पदार्थ खाती है और इसकी भी सहायता के लिए युवा श्रमिक हमेशा उपलब्ध रहते हैं। तो तीन भेद थे, श्रमिक, नर और रानी। अब आती है मधुमक्खी पालन की विधियां, अर्थात मधुमक्खी पालन की क्या क्या विधियां हैं उसके बारे में पढ़ लेते हैं। मधुमक्खी पालन की विधियां, आपकी कोई प्रश्न है तो आप लिख लीजिएगा, चैट में बता दूंगा। मधुमक्खी पालन की विधियां, देखिए दो विधि होती है। पहला तो होता है देसी विधि। देसी विधि, अब देसी विधि का मतलब क्या होता है? इस कंडीशन में मधुमक्खी किसी ऊंची टंकी पर, किसी पेड़ पर, किसी गुफा में, वो अपनी सामान्य प्राकृतिक परिस्थितियों में स्वयं छत्तों का निर्माण करती है। इसमें किसी प्रकार की मानवीय मदद है वो नहीं होती। आपने अपने गांव में घरों में पानी की ऊंची टंकियां देखी होगी तो आपने देखा होगा मधुमक्खियां कुछ साल के अंदर वहां एक बड़े छत्ते का निर्माण कर देती है। जो ऐसे छत्ते होते हैं उनको हम ये देसी तरीके अर्थात अपने प्राकृतिक तरीके से निर्मित होते हैं, इसीलिए इनको देसी विधि कहते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? इनमें मधुमक्खी प्राकृतिक रूप से छत्ते का निर्माण करती है। यह छत्ता प्राकृतिक रूप से बनाया जाता है। अब देखिए ये छत्ते दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं अगतिशील, दूसरा होता है गतिशील। अगतिशील क्या होता है? अगतिशील होते हैं ऐसे छत्ते जो गति नहीं करते। आपने पानी की ऊंची टंकियों पर देखा होगा जो छत्ते बनाए जाते हैं वह सामान्यतः क्या होता है? वह छत्ते अगतिशील होता है, अर्थात उस ऊंचाई के ऊपर मधुमक्खियां उस छत्ते को निरंतर बनाए रखती है। ऐसे छत्तों को गतिशील हिलाया नहीं जाता, मधुमक्खियां वहां परमानेंट आवास में रहती है। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कुछ मधुमक्खियां गतिशील भी होती है। अब गतिशील कौन सी होती है वो समझ लीजिए। गतिशील सामान्यतः जो मधुमक्खियां होती है, जब किसी कारणवश छत्ता टूट जाता है तो आपने देखा होगा वो मधुमक्खियां लकड़ी के टुकड़ों पर, कूलर की जालियों में या कुछ समय के लिए पेड़ों पर छोटे अपने छत्ते का निर्माण करती है। लेकिन कुछ समय बाद वह मधुमक्खियां वहां से उड़कर किसी दूसरे स्थान पर चली जाती है। अर्थात ऐसी मधुमक्खियां जो क्या करती है, बार बार अपने स्थान का परिवर्तन कर देती है, उनको गतिशील मधुमक्खियां कहते हैं। ये गतिशील मधुमक्खियां वो होती है जो प्रारंभ में अगतिशील छत्ते में रह रही थी, लेकिन किसी कारणवश छत्ता टूट गया या छत्ते को कोई नुकसान हो गया, उस वजह से यह क्या होगी, अब नए छत्ते की तलाश में, अर्थात नए छत्ते को बनाने के लिए क्या करती है, बार बार नए नए स्थानों पर भ्रमण करती है, गमन करती है। इसीलिए इनका जो छत्ता होता है वह गतिशील प्रकार का होता है। तो ये हमारी दो विधियां थी देसी विधि में। अब आता है देसी विधि से शहद कैसे प्राप्त किया जाता है। देखिए देसी विधि से शहद प्राप्त करने का सिंपल सा एक ही तरीका रहता है कि छत्ते के नीचे आग लगाकर। आपने देखा होगा छत्ते के नीचे आग लगाकर या विभिन्न प्रकार के पत्तों, सूखे पत्तों को जलाकर उनसे धुआं किया जाता है और धुआं करके उन मधुमक्खियों को वहां से भगा दिया जाता है और फिर उनके छत्तों से शहद प्राप्त किया जाता है। तो अगर देसी विधि से शहद प्राप्त करने की बात करूं तो आप समझ सकते हैं कि देसी विधि से शहद प्राप्त करने का एक ही तरीका है कि छत्तों के नीचे धुआं करके या सूखी पत्तियों को जलाकर मधुमक्खियां क्या करती है, जब धुआं होता है तो दम घुटने की वजह से उस स्थान को छोड़ के चली जाती है, फिर उनके छत्तों को काट के शहद प्राप्त किया जाता है। अब आता है देसी विधियों की कमी क्या है। देसी विधियों की कमियां, देखिए सबसे पहली जो कमी होती है वह ये होती है
कि जब छत्ते के नीचे धुआं किया जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि छत्ते में रहने वाली अधिकांश मधुमक्खियां उस धुएं के कारण मर जाती है। तो इससे क्या होता है कि जो छत्ते की संख्या है वह घट जाती है। तो सबसे जो पहली से समस्या आती है वह यह है कि धुएं के कारण कई मधुमक्खियां मर जाती है। धुएं के कारण कई मधुमक्खी मर जाती है। इससे सदस्यों की संख्या कम हो जाती है। अब देखिए, ये तो एक सबसे कॉमन पॉइंट था, लेकिन दूसरे सबसे बड़ा जो नुकसानदायक पॉइंट क्या है कि जब छत्ते से मधुमक्खियों को भगाया जाता है तो उसमें से मधुमक्खियों को वापस अपने पूरे छत्ते का निर्माण करने में कई महीनों का समय लगता है। अर्थात उतने महीनों की उन्हें हानि उठानी पड़ती है। अर्थात जैसे ही किसी छत्ते में आग लगाई तो वहां रहने वाली जो मधुमक्खियां, जो सदस्य बच गए हैं, वो अलग अलग दिशाओं में जाएंगे, फिर नए छत्ते का निर्माण करेंगे। तो इसका मतलब उस छत्ते को बनने में कई महीनों का समय लगेगा। तो उस कंडीशन में जब तक वो छत्ते का निर्माण नहीं होगा, ना तो श्रमिक फूलों से शहद मकरंद पराग इकट्ठा कर पाएंगे, ना ही आगे उनमें जनन हो पाएगा। तो इसमें क्या है कि नया छत्ता बनाने में समय अधिक लगता है। अब देखिए, तीसरा ये आता है कि एक तो ये था कि नया छत्ता बनाने में समय अधिक लगता है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वह यह है कि जो ये शहद होता है ये प्योर नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, जो देसी विधि में हम शहद इकट्ठा करते हैं यह कभी शुद्ध नहीं होता। अब शुद्ध क्यों नहीं होता, इसका मतलब समझिए कि जैसे आप छत्ते को तोड़ रहे हो, उससे पहले कुछ क्षेत्र श्रमिक पराग को इकट्ठा करके लाए हैं और उन्होंने क्या किया, युवा श्रमिक को दे दिया। अब युवा श्रमिक क्या कर रहे हैं, उस पराग को अभी छत्ते में रखे हुए हैं, लेकिन जैसे ही आप छत्ता तोड़ते हो, आप शहद निचोड़ते हो, तो कई बार उस शहद में पराग भी आ जाते हैं, मकरंद भी आ जाते हैं, रानी के जो अंडे दिए हुए हैं वो अंडे भी उसी शहद में मिल जाते हैं। इसीलिए ये ध्यान रखिएगा कि देसी विधि का जो शहद होता है वो प्योर शुद्ध नहीं होता। क्यों शुद्ध नहीं होता, उसमें कुछ पराग भी होते हैं, कुछ मकरंद है, कुछ अंडे टूटे हुए वो भी सम्मिलित होते हैं, और कुछ मरे हुए सदस्य होते हैं। उनके शरीर जब निचोड़ते हैं तो उनके शरीर से जो द्रव निकलता है वो भी इन शहदों में मिला हुआ होता है। तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यह शहद शुद्ध नहीं होता है। अब शुद्ध नहीं है तो आपको बता दिया, क्योंकि इसमें पराग मकरंद आदि के जो शुद्ध होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें होते हैं। अब सबसे बड़ी जो विशेषता होती है वह क्या होती है कि जब अपन छत्ते को निचोड़ते हैं तो कई बार उसमें जो मोम और शहद है वह भी पूरा मिक्स हो जाते हैं। अर्थात प्योर जो छत्ता होता है उसको निचोड़ने के बाद उससे मोम और आपने शहद प्राप्त कर लिया, लेकिन ऐसा जो अब पीछे बचा हुआ अवशेष है उसे वापस छत्ता बनाने में उपयोग में नहीं ला सकते। तो ये थी हमारी देसी पालन की कमियां। अब हमारा जो नेक्स्ट कल की टॉपिक होगा उसमें रहेगा कृत्रिम पालन, अर्थात हम कृत्रिम पालन से किस प्रकार मधुमक्खियों को पालते हैं और किस प्रकार हम इन कमियों को दूर करते हैं। धन्यवाद।